करें। और मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश लिटरेचर का रहा है। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन से मैंने अपना बैचलर्स किया है और हाल ही में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से। रिसर्च मेरी एंटी मुस्लिम राइट्स पर थी। जो पूरा काम था उसका टाइटल था एनाटमी ऑफ वायलेंस, जो एक कोशिश थी ये समझने की कि तशद्दुद क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसे किस शक्ल में देखते हैं, या तो फिजिकल या साइकोलॉजिकल टॉर्चर किस तरह से हम रोज इससे मिलते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इसकी एक शाख प्रेजुडिस है, उर्दू में जिसे हम बोलते हैं तासुब। और इसके ज़रिए हम मुसलमानों को कैसे अदराइज़ करते हैं, कैसे उन्हें अलहदा किया जाता है। हम तशद्दुद, तासुब, दंगे, राइट्स इस सब की बात जैसे हर वीक करते ही आ रहे हैं। अगर आप लोग प्रेज़ेंट थे लास्ट सेशंस में या यूट्यूब पे आप सुने हों, तो हर हफ्ते ये बात निकलती है। जब यूनिवर्सिटी स्पेस में इस बारे में बात कर रहे होते हैं तो शायद हम उन कुछ मुस्लिम्स में से होते हैं, उन कुछ मुसलमानों में से होते हैं जो क्लास में ये ऐसे टॉपिक्स उठा रहे होते हैं। अम, जैसे आज का ये हमारा टॉपिक है। इंडियन एकेडमिया का वैसे हाल तो बहुत बुरा है। अभी लोग 2-3 मंथ्स की रिसर्च करके कश्मीर पे ऐसे बात कर रहे होते हैं कि जैसे कि हम अपना कॉलोनाइजर स्टेटस भूल जाते हैं और हम बात ऐसे कर रहे होते हैं कि जैसे कि हम अथॉरिटी रखते हैं इस पे बात करने की। खैर, हमें ये सलाह दी जाती है मुसलमानों को कि एजुकेशन पे फोकस करो, जॉब्स ढूंढो, या या जो एजुकेटेड, अगर जैसे कि बोलते हैं कि मुसलमान एजुकेटेड होता तो हालात शायद बेहतर होते, या क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए आसानी से रेडिकलाइज हो जाते हैं। और ये नैरेटिव बाहर से नहीं आता है, ये जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जो मुसलमान हैं उनकी तरफ से भी बहुत कैजुअली ये आता है। ट्विटर पे भी आप देखें तो या फेसबुक पे आप पढ़ें तो हमारी कम्युनिटी की जो स्पोक्स पर्सन है, बल्कि स्पोक्स पर्सन नहीं कहूँगी उन्हें, जो एक तरीके से जो एक सेल्फ अपॉइंटेड स्पोक्स पर्सन है, वो एजुकेशन की बात कर रहे होते हैं कि एजुकेशन शुड बी द गोल एंड देन वी शुड गिव बैक टू द कंट्री, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और यहाँ मतलब हर वीक ही कभी ना कभी ये बात उठती है और हर कोई इस पे बोल रहा होता है। यहाँ जरा रुक कर एक एज अ फुट नोट अगर हम सोचें और अगर हम देखें कि आज का मुसलमान यूथ जो अभी जेल में है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो अगर हम शर्जील इमाम को देखें तो वो बीटेक, पहले उन्होंने बीटेक किया, एमटेक किया, फिर एमए, एमफिल और अभी पीएचडी कर रहे थे। उमर खालिद ने शायद लास्ट ईयर ही अपनी पीएचडी सबमिट करी है। मीरान हैदर एक पीएचडी के स्टूडेंट थे। गुलफिशा फातिमा एक कम्युनिटी टीचर हैं। और आसिफ तन्हा इकबाल जो अपना फारसी का पेपर जेल से ही लिखने आए थे। सफूरा जरगार जो कि अब बाहर हैं बट उनका बैकग्राउंड एमए सोशियोलॉजी का रहा है। और डॉक्टर कफील खान ऑब्वियसली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थे जब उन्हें अरेस्ट किया। खालिद सैफी की हम इतनी बात नहीं करते हैं पर वो भी मेरा ख्याल है शायद सिम्बायोसिस पुणे से पढ़े हुए थे। तो ये एक फैक्ट है कि मुसलमानों को सिर्फ ये सलाह दी जाती है कि एजुकेशन पे फोकस करें, जबकि बस ये एक असलियत को छुपाने का तरीका होता है। आखिर में जो ताज्जुब है वो वहीं का रहता है, वहीं का वहीं रहता है। और क्योंकि मदारिस के बच्चे तो इस यूनिवर्सिटी स्पेस से भी बाहर हैं, वो इस यूनिवर्सिटी स्पेस में भी काउंट नहीं होते, तो उनको किस हकारत की नज़र से देखा जाता है ये आप सोच सकते हैं। और भी नाम हैं जो, और ये जो नाम जो मैंने अभी लिए हैं ये वो नामों में से हैं जो हम पब्लिक फोरम्स पे डिस्कस करते रहते हैं, उनके बारे में हम सुनते रहते हैं। किसी ने कोई आर्टिकल शेयर कर दिया या किसी ने कोई स्टोरी डाल दी तो हम सुनते, तो ये नज़र में आ जाते हैं। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग अभी 1300 मुसलमान यूथ अरेस्ट हो चुका है राइट्स के बाद। और ये रिपोर्ट भी शायद जून जुलाई में आई थी। तो हमें पता नहीं बाकी जो लोग अरेस्टेड हैं उनका ना तो आइडेंटिटी, मतलब ना नाम ना एजुकेशन ना कुछ कुछ बैकग्राउंड नहीं पता। खैर, अभी हम सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात किए हैं यहाँ तक। अगर आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की बात करें, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उस पे नजर डालें,
क्योंकि मेमोरी में अभी फ्रेश है, तो एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान की बात कर रही हूँ। तो जिन यूनिवर्सिटीज में पुलिस ब्रूटैलिटी बहुत ज्यादा हुई थी, वो वही इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। जैसे जामिया जामिया की अक्सर बात करते हैं, एएमयू को थोड़ा भूल जाते हैं, मतलब इतनी बात नहीं करते, पर एएमयू में भी बहुत ज्यादा हुई थी पुलिस ब्रूटैलिटी। और अगर देखें तो नदवा कॉलेज में भी प्रोटेस्ट हुई थी, बट एक ही दिन में वो इतना वायलेंट हो गया था प्रोटेस्ट, मतलब माहौल इतना वायलेंट हो गया था कि उसको बंद कर दिया था उसी दिन। और फिर सिर्फ पुलिस ब्रुटैलिटी ही नहीं है एक तरीका जिससे कि ये डिसेंट को दबाने की कोशिश की जाती है। और 10 तरीके हैं ये काम करने के। जैसे बिदार कर्नाटका में एक स्कूल था, स्कूल है, जहाँ पे बच्चों ने कुछ सीएए के खिलाफ, एंटी सीएए कुछ डायलॉग था प्ले में, तो उस पे सेडिशन का चार्ज लगा दिया था स्कूल पर। और यूपी का एक बहुत अहम एग्जाम्पल है जहाँ के मदरसे के बच्चों को अरेस्ट किया गया था। यतीम बच्चों का मदरसा है, सादत मदरसा। वहाँ के इमाम साहब और जो बच्चे हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। मुजफ्फरनगर पुलिस मदरसे में आई थी और उन्हें कस्टडी में ले लिया था। और फिर क्योंकि कोई खास एविडेंस मिला नहीं था, तो उन्हें छोड़ दिया था थोड़े टाइम बाद, बट बिना फिजिकल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर के नहीं छोड़ा था। तो एक ऐसे मुल्क जिसके कंटेम्प्ररी हालात ये हों, वहाँ ये कोई अजीब बात तो नहीं है कि 600 के करीब गवर्नमेंट रन मदारिस अभी बंद होने वाले हैं, एंड नो वन इज बैटिंग एन आईलेट, कोई इस पे आवाज नहीं उठा रहा है। एक जैसे मैं कहूंगी कि एक एक्सपेरिमेंट बतौर आप ये ट्राई किएगा कि आपके आसपास जो लोग हैं या कोई ऐसा हो जो इस बारे में ना जानता हो, तो उसको एक बार इसकी डिटेल्स बताइएगा बिल की, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, और उनका रिएक्शन नोट करिएगा कि उनका रिएक्शन क्या रहता है। मुझे लगता नहीं कि वो ज्यादा हैरानी का मुजाहिरा करेंगे। यही कहेंगे कि यार हाँ, एंटी मुस्लिम सरकार है तो ये हो रहा होगा, या क्योंकि सीए और फेब्रुअरी राइट्स ने अगर दिल्ली राइट ने अगर हमें कुछ सिखाया हो ना हो, ये तो इतना तो जरूर सिखा दिया है कि हाउ टू स्टे इन टच विद रियलिटी। और सिर्फ यही नहीं, आप में से जो भी यूनिवर्सिटी स्पेस में हो या पब्लिक स्फेयर में हो, एक दफा जो सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी है या इवन लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, उनसे बात करके देखिएगा, उनको इस बारे में बता के देखिएगा, तो शायद कर्टेसी बतौर तो एक दफा आपसे बोल दे कि हाँ यार बुरी बात है या ये फिरका परस्ती की सरकार है, बट अगला सवाल सवाल यही करेंगे कि तो फिर इसका क्या मतलब इन मदरसों का क्या हो रहा है। और जब आप उन्हें बताएंगे कि इनको सेक्युलर इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वो यही कहेंगे कि चलो ये तो अच्छी बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, माइनॉरिटी की थोड़ी तरक्की हो रही है, मुस्लिम माइनॉरिटी की तरक्की हो रही है। क्योंकि ये एक नैरेटिव चलता आ रहा है कि मदरसे के लोग पढ़े लिखे नहीं होते। तो अगर कोई लिटरेचर डिपार्टमेंट से है यहाँ पर अभी मौजूद, तो वो जानते होंगे कि पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में, या जिसको हम बोलते हैं डीकॉलोनाइजेशन प्रोजेक्ट, जो काफी फैंसी वर्ड्स हैं जो हम क्लास में यूज करते हैं, पर रोजमर्रा की जिंदगी में जो अदराइजेशन होती है वो शायद भूल जाते हैं। इन स्टेटमेंट्स को अलर्ट रहना चाहिए, इनके बारे में ध्यान रखना चाहिए कि ये कब यूज करते हैं लोग, कहाँ यूज करते हैं। जैसे कि यार वो मदरसे से पढ़े हुए हैं, दकियानूसी सोच रखते होंगे। और ये सिर्फ यहाँ का नहीं है, ये बाहर के लोगों का नैरेटिव नहीं है, ये अपने ही लोग बोलते हैं कि उनसे मतलब दकियानूसी ख्याल होंगे इनके। मेरा नहीं ख्याल है कि मेथोडोलॉजी में, रिसर्च में भी ये इस तरीके की जो राइटिंग है या इस तरीके की जो एक ओपिनियन है वो काम आती है, कि एक चीज के बिना पे पूरे इंस्टीट्यूशन को एनालाइज करना। और बायस, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बायस आ जाता है। हाँ, ये नहीं है इसका मतलब कि हमें अपनी राइटिंग में या अपने रिसर्च में एक बहुत ही रोमांटिक टोन में बात करने वाले हैं,
कि हाँ यार, उलेमा के ही मतलब भरोसे बैठे हैं या मदरसों के ही भरोसे बैठे हैं, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम बाकी सब चीजें भूल कर एक बहुत ही उसको शुगर कोट करके बोलने वाले हैं। हमको उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रीड करना चाहिए। जैसे कि आप कास्ट पॉलिटिक्स की बात करें, आप जेंडर बायस की बात करें, जेंडर इश्यूज की बात करें, आप सेक्टेरियन इशू की बात करें, शिया मुस्लिम का जो इख्तिलाफ है उसकी बात करें, और ये सब रख कर अपनी रिसर्च या अपनी राइटिंग फिर आगे बढ़ाएं। अगर मैं थोड़ा फास्ट स्पीड में बोल रही हूँ तो फिर मुझे रोक दिएगा, तो मैं थोड़ा हल्के बोल दूंगी, बट आई विल कंटिन्यू। नहीं नहीं ठीक है, सही है, स्पीड सही है, आ रही है ठीक है, समझ में ठीक। बात। हम्म। जी ठीक है। अम, सुनील कुमार हैं, एक दिल्ली के हिस्टोरियन है, नहीं थे, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है। एक दफा क्लास में हम उनका एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, तो उन्होंने दरगाहों पे वो आर्टिकल लिखा है। तो जब क्लास खत्म हुई तो मतलब मुझे उनकी राइटिंग इतनी डिफरेंट लगी, उनका राइटिंग स्टाइल इतना डिफरेंट लगा कि मैं अपने प्रोफेसर के पास जाके मैंने बोला, जब क्लास खत्म हो गई तो मैंने बाहर जाके बोला कि मैम आई कांट राइट लाइक दिस। शायद मैं अगर लिखती तो कुछ और बात लिखती, या मुझे कुछ और डिटेल्स नजर आती जो इतने अच्छे से बिना बायस के, क्योंकि हमने खुद ही इसको इतना इंटरनलाइज कर लिया है, हम खुद ही अपनी आइडेंटिटी को लेके शायद इतने अपोलोजेटिक हो गए हैं कि एक मेरे लिए पर्सनली वो चीज नहीं आ पाती, या वो मेरा राइटिंग का एक पर्सनल फेलियर होता, एक सेटबैक होता। जैसे अगर मैं इसको एक मिसाल के साथ समझाना चाहूँ, तो आप वो राइटिंग पढ़िए जो पूरा जो तबलीगी जमात फियास्को हुआ उसके बाद या उसके दौरान जो आर्टिकल्स, जो राइटिंग सामने आई, जो ओपिनियन पीसेस तब लिखे जा रहे थे। अम, याद करें कि उस वक्त जो भी हमने पढ़ा ट्विटर पे या फेसबुक पे, या जो भी राइटिंग सामने आ रही थी, बज़ाहिर तौर पे उसमें एक तरीके का ताज्जुब था अपनी ही कम्युनिटी की तरफ से। मुस्लिम राइटर्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, जो मुस्लिम राइटर्स तब लिख रहे थे, उसमें एक तरीके की हकारत की नजर थी। अपने आप में एक आइडेंटिटी को वाइट वॉश करने का एक तरीका था कि अगर कोरोना जिहाद की बात चल रही है और उस मौके पे हम ऑफ टैंजेंट जाकर मौलाना अशरफ अली थानवी के व्यूज को क्रिटिसाइज करेंगे, जो भी है, बट अगर हम उस मौके पर वो क्रिटिसाइज करेंगे तो हो सकता है कि हमें उस टाइम पर कॉलम स्पेस तो मिल जाए, कॉलम स्पेस हमें अच्छे से मिल जाएगी, बट लगता नहीं कि ये इट विल बी ऑफ एनी हेल्प टू एनीवन उस टाइम पर। कुछ नैरेटिव आगे बढ़ पाएगा उस टाइम पे, ऐसा लगता नहीं। इन राइटर्स का नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, बट मुझे लगता है कि हम ये प्रेजुडिस खुद ही इतना, ये ताज्जुब खुद ही इतना इंटरनलाइज कर चुके हैं कि हमें मुद्दे पे रहकर बात करने की बहुत जरूरत है। तो कॉमन पार्लांस में एक बात रहती है कि हम बोलते हैं कि हम मॉडर्न मुस्लिम्स हैं, या हमारा पब्लिक स्फेयर में उठना बैठना है, और ये फिरका परस्ती का जो नैरेटिव है उसको अच्छे से काउंटर नहीं कर पाते हैं। यहीं पे बात की जाती है कि हाँ, मतलब बात एंड में उसी तरफ आ जाती है कि हाँ, इतने तो रिजिड नहीं है यार हम, जैसे वो लोग जो रिजिड हैं, और जितने कंजर्वेटिव वो लोग हैं, हाँ, हम उन मुसलमानों में से नहीं है, इतने कंजर्वेटिव नहीं है। तो ये जो एक अदराइजेशन है, ये जो अदराइजेशन किए जाते हैं, ये लोग कौन हैं, ये कहाँ किस क्लास को बिलोंग करते हैं, क्या स्टेटस है इनका, क्या हमें यहाँ पे स्टेटस का एंगल डिस्कस करना नहीं चाहिए? क्या ये वो लोग हैं जो मार्जिनलाइज ग्रुप के भी अब मार्जिन्स पर हैं, या इन बातों पर अभी फिक्र करना गैर जरूरी है? क्या इन लोगों की तादाद इतनी कम है कि हम आराम से इन्हें साइडलाइन कर सकते हैं अभी? यानी जो सफेद क्रिस्प कुर्ते पजामा पहनते हैं, साइड में रेड चेक स्कार्फ रखते हैं, डालते हैं, पजामा टखनों से ऊपर रखते हैं, ये वही लोग हैं जो आप अगर अभी बाहर जाएं और अभी मुल्क की सड़कों पे निकलें तो आप देखेंगे कि आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे
बट हम बहुत कन्वीनियंटली इग्नोर करते आ रहे हैं। और यही वो पॉइंट है जहाँ पे जो ज़िया सलाम साहब हैं और जो असलम परवेज साहब है, वो अपनी किताब का आगाज करते हैं, जिसका नाम है मदरसा इन द एज ऑफ इस्लामोफोबिया। किताब पे बात करने से पहले जरा सा बिल पे नजर डाल लें कि ये बिल क्या है और इसका क्या असर रहेगा या इसके पीछे क्या सोच है। तो तबलीगी जमात के मोमेंट को अगर हम रखें और उसको एक्स्ट्रापोलेट करें, उसको एक्सटेंड करें, तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि जैसे साइलेंस उस टाइम पर था, जो उस मोमेंट में था, मैं मूवमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, जो जो मोमेंट था मार्च का, तो जैसा साइलेंस उस मोमेंट में नजर आया था, वैसा ही कुछ हाल इधर है। अम, शायद मेडिसिन के फील्ड के लोग भी हैं यहाँ पे जो मेडिसिन से ताल्लुक रखते हैं, अगर वो बाद में हमें बताना चाहें कि क्या स्टेटमेंट्स उस दौरान आपसे एक्सपेक्ट की गई थी या आपसे मांगी गई थी, या वजाहतें जो आपसे मांगी गई हों उस दौरान, और आप शेयर करना चाहें तो प्लीज गो अहेड एंड डू इट। तो जो बिल है उसको समझने के लिए जो दो आर्टिकल्स बहुत जरूरी हैं और बहुत आसान हैं, जो हमें पढ़ने चाहिए, वो एक द प्रिंट में है जो करिश्मा हसनात ने लिखा है, और एक आदिल हुसैन का है द क्विंट में। हेडलाइन कुछ ऐसी है शायद कि इज इट अनदर क्रैकडाउन ऑन माइनॉरिटी राइट्स करके हेडलाइंस है। मैं इसकी थोड़ी सी जिस दे देती हूँ। तो जो असम असेंबली ने एक बिल पास किया है, वो ये कहता है कि जितने भी गवर्नमेंट रन मदरसाज हैं उनको रेगुलर स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा। वहां पर जो जनरल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि मैथ, साइंस, वहां पे जनरल सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अम, और जो थियोलॉजिकल कोर्सेज हैं जैसे कि फिक और अकायद के कोर्सेज, उन्हें ख़त्म किया जाएगा। मदरसा बोर्ड जो है वहाँ का, असम का जो मदरसा बोर्ड है, और शायद वो जो हमारा मुल्क है उसमें सबसे पुराना मदरसा बोर्ड है, उस मदरसा बोर्ड को ख़त्म किया जाएगा, उसे डिसॉल्व किया जाएगा, और इन सबको सेकुलर स्कूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। और असम मदरसा टीचर एसोसिएशन ने इसको अपोज किया है, कि इस पे सवाल उठाया है कि अगर ये स्टेट की नज़र में अगर ये इंस्टीट्यूशन ही जब कोई अहमियत नहीं रखता है, तो इसके सर्टिफिकेट्स के क्या मायने रह जाएंगे। इसका जो सर्टिफिकेट ये इशू करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल का, इन सर्टिफिकेट के क्या मायने रह जाएंगे। तो जैसे कि अगर एक एग्जांपल से समझना चाहें कि कल को अगर कोई स्टेट बोले, यहाँ जो गवर्नमेंट है वो बोले कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या अशोका यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी को हम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस साल से ये चेंजेस आ रहे हैं, तो वहाँ के स्टूडेंट्स जरूर प्रोटेस्ट करेंगे, बोलेंगे, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। बट ऑब्वियसली कि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, जो मदरसा के स्टूडेंट्स हैं और जो यूनिवर्सिटी के, जो यहाँ के स्पेशली जो ऐसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो शायद ये एनालॉजी भी बेमायने सी लगती है, क्योंकि सिर्फ रिलीजियस डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ये बात जरूरी है कि यहाँ पे सिर्फ रिलीजियस डिफरेंस नहीं है, क्लास का भी बहुत बड़ा फर्क है। तो जो असम मदरसा एजुकेशन प्रोविंशलाइजेशन एक्ट है 1995 की, उसको रद्द किया जाएगा। और इसका जो अप्रूवल है, ये जो इफेक्ट में लाया है, वो बीजेपी को मिनिस्टर जो बिलोंग करते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर असम के मिनिस्टर मिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, वो कहते हैं कि ये स्टेट का जिम्मा नहीं है कि वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को फंड करे, या सिर्फ मदरसों की बात नहीं कर रहे हैं वो। उनका कहना ये है, मतलब उनका जो नैरेटिव है वो ये है कि हम सिर्फ मदरसों की बात नहीं कर रहे हैं, जो 97 संस्कृत टोल हैं हम उनकी भी बात कर रहे हैं, और हम उन्हें भी खत्म करेंगे, उन्हें भी कन्वर्ट किया जाएगा। और वो अपनी स्पीचेस में यही कहते हैं कि ये जॉब्स कहीं नहीं जाने वाली हैं, कुछ नहीं होगा। कल मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा था अर्नब गोस्वामी के साथ, पुराना इंटरव्यू है, 2017 से है, तो काफी पहले से ये बातें चलती आ रही हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो एक दफा देखिएगा, सेल्फ हार्म का अगर शौक हो तो। तो जो बात समझने की है वो बस इतनी है कि असम में दो तरह के मदारिस हैं, एक तो कौमी मदारिस और एक गवर्नमेंट रन मदारिस।
जो कौमी मदरसे हैं वहाँ पे पब्लिक फंड इकट्ठा किया जाता है और उस पे ये रन होते हैं कि जैसे कि जो वहाँ के जो एरिया के लोग हैं या जैसे भी वो कलेक्ट करते हैं, उस पे ये कौमी जो प्राइवेट मदरसे हैं वो ऐसे चलते हैं, और जो स्टेट मदरसे हैं जो गवर्नमेंट रन है उसको गवर्नमेंट स्टेट पैसा देती है। इनमें से कुछ ऐसे मदरसे हैं जो प्रोविंशियलाइज्ड हैं। इसको आसान जबान में हम कह सकते हैं कि वो मदरसे जो स्टेट की नजर में रजिस्टर हो चुके हैं। तो यहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी तो जॉब्स रहेंगी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, अभी तक उनकी जॉब्स रहेंगी जो यहाँ के टीचर्स हैं। बाकी जो 305 मदारिस हैं जो अभी वेट कर रहे हैं कि स्टेट उन्हें रिकॉग्नाइज करे, अभी वो इस लेवल पे हैं ही नहीं, वो अभी वेट कर रहे हैं इसका कि स्टेट उन्हें रजिस्टर करे। उनके जॉब का क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर जो फिक और अकायद के कोर्सेज हैं उन्हें रिप्लेस किया जाएगा जनरल सब्जेक्ट्स से। तो यहाँ के मदरसे के जो टीचर्स हैं उन्हें ट्रेन किया जाएगा कि वो जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ाएं। यहाँ हमें पूछना चाहिए कि ऐसा तो नहीं होगा बाद में कि वो बोलें कि भाई आप इतनी सलाहियत ही नहीं रखते, आप फिट ही नहीं है ये सब्जेक्ट टीच करने के लिए, और बाद में आपकी जॉब ले ली जाए इस चीज को बिना बना के, इस चीज को बेसिस बना के वो आपकी जॉब ले लें। क्योंकि वेस्ट बंगाल में ऐसा सिमिलर केस है। बहरहाल इसका एंड रिजल्ट यही है कि जो ग्रेजुएट्स हैं और जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ का जो सर्टिफिकेट है, जो यहाँ के डिग्रीज जो इश्यू होते हैं, वो 2021 और 2022 के एकेडमिक ईयर तक चलेंगी। कोई फ्रेश एडमिशन नहीं लिया जाएगा। जो एनरोल स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई सिर्फ 31 मार्च 2022 तक चलेगी, और अप टू 6 स्टैंडर्ड और अप टू 12 स्टैंडर्ड जो मदरसे हैं उनको जनरल स्कूल में या जनरल इंस्टीट्यूशन में, और अरबिक के जो कॉलेज हैं उनको हायर कर दिया जाएगा। और यहाँ का जो एकेडमिक करिकुलम है, जो सिलेबस जो बच्चे पढ़ेंगे, वो स्टेट बोर्ड डिसाइड करेगा, क्योंकि मदरसा बोर्ड तब तक रहेगा ही नहीं। तो जो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट है, बदरुद्दीन जमाल की जो पार्टी है जिसके वो लीडर हैं, उन्होंने ये बिल के टाइमिंग पर सवाल उठाया है कि 2021 में ही क्यों, जब असम के जनरल इलेक्शंस हैं 2021 में। और वो कहते हैं कि, और बाकी के जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो कहते हैं कि बस एक पोलराइजेशन की एक स्ट्रैटेजी है, जिसके लिए बीजेपी की सरकार फेमस है, बीजेपी की पार्टी फेमस है। तो लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं जो हम इसको बिल को अनपैक कर रहे हैं, जो कहता है कि मतलब जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, जो कहता है कि जो 97 संस्कृत टोल्स हैं उन्हें भी कन्वर्ट किया जाएगा। सिर्फ सेक्युलैरिटी के गार्ड में एक तरीके की डिस्क्रिमिनेशन है ये, जो क्योंकि जो संस्कृत टोल्स हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं, उन्हें सिरे से खारिज नहीं किया जा रहा। जो मदारिस हैं उन्हें सिरे से खारिज किया जा रहा है, और जो 97 ये टोल्स की बात करते हैं उनको यूनिवर्सिटी के अंदर लिया जा रहा है। और अभी भी जो लास्ट जब ये बिल पास हुआ है उसमें भी जो डिबेट हुई है, उसमें भी जो लोगों ने बात की है, तो वहां पे एक भी दफा इसका मेंशन नहीं हुआ है। जो 97 टोल्स हैं उनका मेंशन नहीं हुआ, सिर्फ मदरसे पे ही वो बात करे जा रहे थे। तो जो अगर आप उनका आर्टिकल पढ़ेंगे आदिल हुसैन का, तो वो उसको बताते हैं कि कैसे इसको कनेक्ट किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ, जो एनईपी पॉलिसी है, जिसको स्कॉलर्स इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जिसका ये मकसद है कि ट्रू इंडियन सिविलाइजेशन को प्रमोट करें। और आप जानते हैं कि ट्रू इंडियन सिविलाइजेशन क्या है उनकी नजर में, क्योंकि हमारा कल्चर तो एक एलियन कल्चर है जो बाहर से आया है। जो इस्लामिक कल्चर है उनको इस्लामिक कल्चर को एलियन के तरह देखा जाता है, एलियन कल्चर की तरह देखा जाता है। और कैसे हम इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं, हम देख सकते हैं कि जो विश्व हिंदू परिषद है और जो राइट विंग अदर आउटफिट्स हैं, उनका हमेशा से ये मुद्दा रहा है कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आइन का, ये जो 2 आर्टिकल हैं जो माइनॉरिटी को ये इजाजत देता है कि आपको ये हक है कि आप अपना कल्चर और लैंग्वेज यहाँ एस्टैब्लिश करें, आप इसके इंस्टीट्यूशन खोलें,
ये विश्व हिंदू परिषद और बाकी जो राइट विंग आउटफिट्स हैं वो यही बोलते आ रहे हैं, इसको पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट ही बताते आ रहे हैं। खैर, जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जिनको अब तो हम कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा अच्छा बोलते हैं, वो मतलब जिनको हम नहीं, मतलब लोग जो अब कंपैरेटिवली अच्छा बोलते हैं, हमें तो जानते हैं हम कि क्या है क्या नहीं, क्या असलियत है। वो ये मुतालबा किए थे कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 को भी आप एक्सटेंड करें, जो हिंदुओं के लिए भी वो आप एक्सटेंड करें, कि उनको भी ये इजाजत हो कि वो यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूशन खोल सकें और प्रमोट कर सके, जो कि अब बहुत अच्छे से इफेक्ट में आ ही चुका है। जो अजय भिष्ट हैं, जिन्हें हम योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, उनका बाकायदा जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने बोला था सबसे पहले कि मदारिस के बच्चे हैं, वो उनसे वीडियो प्रूफ मांगे थे कि आप तिरंगा लहराइए और इसका वीडियो बनाइए और ये गवर्नमेंट को सबमिट करिए आप। और ये शायद उन्होंने संघ परिवार के आउटफिट से नहीं कहा था, संघ परिवार के जो स्कूल हैं उनसे नहीं कहा था, क्योंकि वो तो अभी तक अपना भगवा झंडा ही फैलाते हैं। शायद आजादी के 30 साल बाद तक उन्होंने नहीं हटाया था। तो एक दफा वेस्ट बंगाल के स्कूल, वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। शायद यहाँ पे बंगाल, वेस्ट बंगाल के भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पे हैं, और बाद में अगर आप इस पे कुछ लाइट डालना चाहें, कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। वेस्ट बंगाल उन फ्यू स्टेट में से है। पहले मैं बता दूं कि ये मैंने जो प्रोफेसर मोहम्मद रियाज हैं, उन्होंने फेसबुक पे डाला था और शायद ट्विटर पे भी डाला था, उनके मैंने उन्होंने ये बात रखी थी और वहां से मैंने पढ़ी है कि वेस्ट बंगाल उन फ्यू स्टेट्स में से है जहां पे मदरसा बोर्ड सक्सेसफुली फंक्शन करता है अभी। और सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल्स हैं, जो सीनियर सेकेंडरी के इक्वलेंट वो डिग्रीज देता है, डिग्री इशू करता है। और अब्दुल सत्तार साहब जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे 2009 में, उन्होंने 12 इंग्लिश मीडियम मदरसे स्कूल सेटअप करने को कहा। उन्होंने बोला कि 12 स्कूल सेटअप करो, जो कि ये इफेक्ट में आया 2014 और 15 में, कि 12 ऐसे स्कूल सेटअप किए गए। हालांकि जो स्टेट के लोग थे, उन्होंने उसी साल उन्होंने ये सोचा कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हम अपने नुमाइंदों को या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पे भेजें, और मतलब वहाँ जॉब के लिए उनके लिए अच्छा रहेगा। तो उन्होंने ये बोला कि जस्ट टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, या रादर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने के लिए हम इसका जिम्मा पब्लिक कमीशन को देते हैं, कि पब्लिक कमीशन यहाँ के टीचर्स एम्प्लॉय करेगी। पहले यहाँ का जो मदरसा बोर्ड था वो एम्प्लॉय करता था टीचर्स, तो उन्होंने उनके पास से वो हटाकर, अथॉरिटी हटाकर, पब्लिक कमीशन को ये अथॉरिटी दी कि वो वहाँ के टीचर्स एम्प्लॉय करे। और फिर अभी जो जून 2020 में जो एक रिजल्ट, एक लिस्ट आई है ज्योग्राफी के टीचर्स जो अपॉइंट हुए हैं, जो अभी पीछे स्लाइड में दो पिक्चर्स थे, उसमें जो ज्योग्राफी के टीचर्स अपॉइंट हुए हैं उसमें से 12 जो टीचर्स हैं वो सब हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, 12 के 12। और जो लास्ट लिस्ट निकली है उसमें से सिर्फ एक मुस्लिम है जो ओबीसी कैटेगरी के हैं। हालांकि यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है उसका एक प्री रिक्विजिट रहता है कि आपको इस्लामिक कल्चर की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए जब आप मदरसे में पढ़ाने जा रहे हैं। पर और ऐसा नहीं है कि जब मदरसा बोर्ड टीचर्स को एम्प्लॉय करता है तो वो सिर्फ मुस्लिम टीचर्स को एम्प्लॉय करता है, वो कैपेबिलिटी पे हिंदू टीचर्स को भी एम्प्लॉय करता है। पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अभी जो पब्लिक कमीशन के थ्रू कैसे एक सिस्टमैटिक तरीके से हटाते आ, मतलब मुस्लिम्स को अपॉर्चुनिटी से दूर करते आ रहे हैं। तो शायद हमें इसका अंदाजा हो गया होगा, हम समझ गए होंगे कि अभी हम किस जंक्चर पे खड़े हैं। क्या हमारा फ्यूचर नजर आता है यहाँ से, या क्या हमारे क्या टॉपिक हैं जो हमारे सर्कल्स में आजकल चल रहे हैं, या हम इस पे बात क्यों नहीं करते हैं, या ये ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा क्यों नहीं है। मेरा भी यही हाल है, और क्योंकि मैंने रिसर्च इस पे की है तो शायद थोड़ा सा अंदाजा है।
मेरा थोड़ा बहुत ध्यान इस तरफ जा गया है। हालांकि एक्टिवली तो हमने कोई काम नहीं किया है इस पे। थोड़ा इंटरेस्ट इस वजह से भी है कि जो हमारे वालिद साहब थे वो मदरसे के पढ़े हुए थे, और जो बच्चे भी हैं खानदान में, जो थोड़े बहुत रिलेटिव्स हैं एक दो, वो अभी मदरसे में एनरोल्ड हैं। तो शुगर कोट ना करके एक तरीका, एक मतलब शायद इसलिए भी मेरे लिए ये पढ़ना था, मतलब मेरा, मैंने इस पे फोकस किया क्योंकि जो एयूडी की फैकल्टी है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की जो फैकल्टी है, वो आपको प्री पोस्ट ग्रेजुएशन पे ही वो आपको इजाजत देती है, इतनी इजाजत देती है कि आप अपना रिसर्च टॉपिक खुद ढूंढ सकें, या आप उसे फॉर्मली आप उसे परस्यू कर सकें। तो शायद इस वजह से थोड़ा इंटरेस्ट रहा है यहाँ पे। तो वापस आते हैं मदरसाज इन द एज ऑफ इस्लामोफोबिया पर, ये किताब क्या है और क्यों हमें इसे पढ़ना चाहिए। तो अभी तक जितने भी हमारे जितने भी हमारे सेशंस हुए हैं, हम उसमें बात करते आते हैं कि एक जो एलीट वॉइस, एक एलीट मुस्लिम की वॉइस सुनाई देती है। जो हमारी रीडिंग्स हैं उसमें हम एक एलीट मुस्लिम की वॉइस सुनते हैं। जैसे कि जो भी हम राइटर्स को डिस्कस किए हैं, चाहे वो सईद नकवी हो, चाहे वो रक्षंदा जलील हो, चाहे सीमा मुस्तफ़ा हो, हमें एक बहुत ही ऐसी आवाज सुनाई देती है जो हम उससे इतना रिलेट नहीं कर पाते, और भी जो दीगर राइटर्स हैं। पर अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो मुझे ये इसलिए ठीक लगती है क्योंकि इसमें वो जो एक्सक्लूसिविटी है, या फिर जो कह सकते हैं जो एलीट वॉइस है, वो नजर नहीं आती है। और जो मदरसे हैं उनको एक एज एन इंस्टीट्यूशन एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में दिखाया गया है। इट इज द सेम प्लेस जहाँ पे बच्चे जो हैं वो 6 बजे आकर सुबह सुबह बैठ जाते हैं और अपना सबक पढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये वो और ये वो भी प्लेस है जहाँ पे बाउंड्रीज और बॉर्डर्स बहुत अच्छे से क्लियरली डिमार्केट किए गए हैं। अच्छे से मतलब कि बताया है कि भाई ये बोलने में हम लोगों को आजकल कोई शर्म नहीं आती है कि ये देवबंदी की मस्जिद है, या ये बरेलवी की मस्जिद है, या जो कास्ट जो है, जो मुसलमानों का वर्स्ट केप्ट सीक्रेट है। बाकायदा हमारे बोर्ड्स के बाहर लिखा होता है, मस्जिद के बोर्ड्स के बाहर लिखा होता है कि ये इस फिरके की मस्जिद है ये। और बुक में ऐसे भी बताया गया है कि वही स्पेस है जहाँ मतलब बच्चे तालीम हासिल करने आते हैं, और मतलब यहाँ से बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जैसे कि जामिया, एएमयू, जो मदरसा बोर्ड को रिकॉग्नाइज करती हैं, जो यूनिवर्सिटीज जामिया हमदर्द, एएमयू, मौलाना आजाद, ये सारी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं बच्चे आगे प्रमोट होकर, और नदवा और दारुल उलूम में जाते हैं। और फिर ये पर कैसे इस पे बिना किसी सब्सटैंशिएट किसी बिना किसी क्या बोलेंगे उसे, कि बिना किसी जो बेसलेस चार्जेस लगाए जाते हैं कि यहाँ पे टेररिज्म की आइडियोलॉजी या आईएस की आइडियोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो आप पढ़ें, और जिया सलाम साहब की और असलम परवेज साहब की, जिन्होंने ये किताब लिखी है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कहीं ना कहीं उन्होंने जनरलाइज किया है। थोड़ी बहुत स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो अच्छे से उन्होंने मतलब इतना एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि जस्ट एक बेसिक किताब है। और ये एक बेसिक किताब है। आप अगर अपने किसी जैसे हम बात करते हैं कि जो एक पढ़ना चाहिए, बेसिक पढ़ना चाहिए, और अगर हम किसी 10th स्टैंडर्ड के भी अबव बच्चे को ये गिफ्ट करेंगे तो आई थिंक सो ही और शी कैन रीड इट, आराम से पढ़ सकते हैं। तो जिया सलाम की साहब की अच्छी बात ये है, और असलम परवेज साहब की, कि वो एक बहुत ज्यादा क्लियर वे में लिखते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे से अपनी बात रखते हैं। एक क्लैरिटी है उनकी राइटिंग में कि आपको लगता है कि जैसे कि जो उनके न्यूज आर्टिकल्स हैं, आप उनका ही जैसे एक एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिकल राइटिंग में हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि इसको डीकोलोनाइज किया जा सके, क्योंकि जब भी हम देखते हैं, जब भी हम ऐसी राइटिंग को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट
को एक बहुत ही अलग तरीके से दिखाया जाएगा। आप लिटरेचर भी पढ़ें, आप फिक्शन भी पढ़ें, उसमें मदरसे के लोगों को बस उनकी यही पहचान रहती है कि अच्छा जो बच्चे हैं जो सुबह जा रहे हैं, और बॉलीवुड में भी आप देखें तो वो लोग जो सुरमा लगाए हुए हैं, ताबीज पहने हुए हैं गले में, ये इतनी यहाँ तक महदूद रहती है जो उनकी इमेज बनाई जाती है। पर इस किताब में उसको एक अच्छे तरीके से इन्होंने खत्म किया है। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट हैं उनकी आवाज प्रेजेंट है, वो वहां प्रेजेंट है। हर चैप्टर इन्होंने ऐसे शुरू किया है कि किसी इंसान को, किसी जो मदरसे के जो उलमा हैं या जो इमाम साहब हैं या जो स्टूडेंट का थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया है, उनसे कुछ सवाल किए हैं, उन वहां से वो शुरू है कि इनका पास बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या इन्होंने मतलब क्या इनकी एजुकेशन क्या रही है, और फिर उसके आगे वो उसको एक्सट्रापोलेट करके, उसको एक्सटेंड करके अपनी बात रखते हैं। तो ये जो एक सब्जेक्ट के बीच में और राइटर के बीच में जो एक गैप है, उसे अच्छे से इन्होंने फिल किया है और अपनी बात रखी है। और तो यहाँ पर ये भी जवाब आता है कि जिनके बारे में बात की गई है, कभी कभार वो दिखते नहीं है, कि वो हमारी राइटिंग में नहीं दिख रहे होते हैं, क्योंकि गेज इतनी ज्यादा एक बहुत ही ज्यादा एलीट गेज होती है। पर यहाँ पे आइडेंटिटी बरकरार रखी गई है। और भी स्कॉलर्स हैं, राइटर्स हैं, जिन्होंने इस बारे में लिखा है, इस पे काम किया है। मदरसे से रिलेटेड, मदारिस से रिलेटेड बहुत वाइड लिटरेचर है, वाइड रेंज ऑफ लिटरेचर है जो हमारे पास है। जैसे कि जिन राइटर की हम हर दफा ही, हर सेशन में ही जैसे बात कर लेते हैं, बारबरा मेटकाल्फ, उनकी एक बहुत अच्छी किताब है इस्लामिक रिवाइवल इन ब्रिटिश इंडिया, देवबंदी मूवमेंट पे, कि कहाँ से शुरू हुई, क्या इसका आगाज था, कैसे एक इस्लामिक रिफॉर्मेशन का फ्रीडम से पहले, फ्रीडम स्ट्रगल से पहले क्या वो था, क्या बेसिस था, और कौन कौन से जो लीडर्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया फ्रीडम स्ट्रगल में। यहाँ की जो देवबंद के उलमा हैं, उनमें से कौन कौन से उलमा हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। एक और स्कॉलर हैं अरशद आलम, जो जेएनयू के हैं, जेएनयू में पढ़ाते हैं। उनकी एक किताब है इनसाइड अ मदरसा, नॉलेज, पावर एंड इस्लामिक आइडेंटिटी, जो कि एक बहुत अच्छी किताब है अगर आपको कास्ट के बारे में पढ़ना हो, एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर आपको कास्ट के बारे में पढ़ना हो तो इनकी किताब अच्छी है। और एक तीसरे वो हैं जमाल मलिक, जिन्होंने मदरसाज इन साउथ एशिया पे लिखा है। और अगर हमको जैसे आगे जो साउथ एशिया में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों के बारे में पढ़ना है तो इनकी इनकी किताब अच्छी है। और एक और किताब है फारिश नूर की, मदरसाज इन एशिया, पॉलिटिकल एक्टिविज्म एंड ट्रांसनेशनल लिंकेजेस। तो ये भी अच्छी किताब है। और अभी हम ग्रुप पे भी बात कर रहे थे, और अभी ग्रुप पे भी शायद किसी ने पोस्ट किया था शेख मोहम्मद अकरम नदवी के बारे में, जिन्होंने हाल ही में वो 40 बुक्स ट्रांसलेट करी हैं वुमेन स्कॉलर की। तो उनकी किताबें मैंने नहीं पढ़ी है, बट मैंने स्टार्ट की थी, थोड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब मुझे अभी ही नजर आई, मैंने अभी देखा तो नेट पे मिली। उसका नाम है मदरसा लाइफ, स्टूडेंट्स डे एट नदवातुल उलेमा। तो ये मतलब अच्छी किताब है, जैसे कि जो लिटरेचर में हम बोलते हैं एक लिटरेरी मेमोआर, जिसमें कि ऑटोबायोग्राफिकल एस्पेक्ट है और थोड़ा इकबाल के अशार हैं, और उसके थ्रू इन्होंने एक बताया कि एक मदरसे के स्टूडेंट की सुबह से लेकर शाम तक क्या एक स्केड्यूल रहता है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ये सब पढ़ें। जो जीमेल का जो हमारा अकाउंट है, मैं ये 5 पीडीएफ भेज दूंगी उसके ऊपर। बट इवन इफ अगर हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल का है, जो इस पे रिसर्च करना चाहे या जो
आगे इस पे काम कर रहा है वो तो इन किताबों को पढ़ सकता है। बट अगर आपको शुरुआत करनी है तो इनकी किताब बहुत अच्छी है, जो मदरसा जिंदगी ऑफ इस्लामोफोबिया है। शुरुआत किताब के ऐसे होती है कि एक मुहिबुल्लाह नदवी हैं जो दारुल उलूम नदवा लखनऊ से पढ़े हुए हैं। वो अपने पास्ट का बताते हैं कि किस बैकग्राउंड से आते हैं। उनके पेरेंट्स ने उन पे ये चीज़ नहीं बोली थी कि आप जो हो मदरसे में एनरोल करो, बाकी उनके जो सिबलिंग्स थे वो मदरसे में थे, पर उन्होंने खुद अपनी चॉइस से ज्वाइन किया और कैसे छोटे छोटे मदारिस से जाकर फिर वो नदवा पहुंचे, और वहां से फिर कैसे वो जामा मस्जिद जो मॉस्क है पार्लियामेंट की, उसमें एम्प्लॉय हुए, और क्या मदरसे की इसके ऊपर नजरिया है कि जो उनके मदारिस हैं वो ये नहीं सोचते, आजकल के जो सारे हमारे मदारिस हैं वो ये नहीं सोचते, यहाँ पे टीचर्स ये नहीं सोचते, जो आपके उस्ताद होते हैं वो ये नहीं सोचते कि इस बंदे को आगे जाके एम्प्लॉयमेंट या इसको जॉब कहाँ मिलेगी। वो आपको एक दीनी एतबार से लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग है, जो हमारी एक सोच है वो ये रहती है कि हाँ हमें एम्प्लॉयमेंट का इतना नहीं सोचना, बट बाकी दुनियावी चीजों के बारे में नहीं सोचना, आखिरत के बारे में सोचना है। तो ये बताते हैं अपना स्ट्रगल कि कैसे खुद ही इन्हें सारा ढूंढना था और आगे आगे जाना था, फिर कैसे दिल्ली आए, फिर वहां पे किसी छोटी मॉस्क में लगे, फिर थोड़े बड़े कहीं लगे, एक जगह इमाम बने, और फिर फाइनली जाकर ये पार्लियामेंट की मस्जिद में पहुंचे, जहाँ पे अब्दुल कलाम आजाद, हामिद अंसारी और कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी और जेडी के जो दीगर पार्टीज हैं उनके पीछे इनके पीछे उनके लीडर्स ने नमाज अता करी है। फिर उसके बाद ये मुजीबुर रहमान की बात आती है, जो महाराष्ट्र में एक जो सेकंड इन्होंने एग्जाम्पल लिया है। बस थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करी, उसके बाद रैप अप कर दूंगी। मुजीबुर रहमान की बात आती है कि एक इमाम है, शायद महाराष्ट्र के बताए हैं इन्होंने, जिनको अरेस्ट कर लिया गया था जस्ट बकरीद के बाद। बकरीद पे ये वो हुआ था, तब महाराष्ट्र में एक लॉ बनी थी, जो ये हमारा लॉ है जो बीफ बैन है। और तो रहमान जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि दो दो लोगों को इस बात पर गुस्सा आया कि ये क्या बीफ बैन है, और उन्होंने जाकर जो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस दो ऑफिसर्स थे उनके ऊपर अटैक किया, हमला किया, और फिर उनको पुलिस ने उन्हीं लोगों को अरेस्ट कर लिया वहीं पर। तो उनसे पूछा गया कि आप ने ऐसा क्यों किया, ये पुलिस पे हमला क्यों किया, तो उन्होंने ये बोला कि क्योंकि हमें वो मदरसे में पढ़ाया गया ऐसा, या हमसे ये कहा गया, तो हम इस पे इससे इंस्पायर होकर हमने ये कर लिया। फिर मुजीबुर रहमान की कहानी उन्होंने बताई है कि कैसे वो उनका ये थिंकिंग या उनकी ये सोच ये नहीं रही कभी भी कि, या उन्होंने कभी भी किसी को वायलेंस के लिए प्रमोट नहीं किया, और पर फिर भी उनके इतने साल वेस्ट हो गए प्रिजन में, जेल में। और आगे अपनी कहानी बताते हैं। फिर आगे अगर चैप्टर्स पढ़ेंगे तो राजेंद्र प्रसाद, राजा राम मोहन रॉय, मुंशी प्रेमचंद, जो हमारे मुल्क में बहुत ही नोन फिगर्स हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड फिगर्स हैं, कैसे ये सारे लोग मदरसों के पढ़े हुए हैं, पर शायद हमने इस बात पे कभी हमको ये बातें पता ही नहीं है। और आगे देवबंद के उलमा की, नदवा के उलमा की बात की है, और नदवा एज एन इंस्टीट्यूशन क्या है, कि नदवा को एक ब्रिज की तरह देखा जाता है, जो थोड़े जो मदरसे हैं जहाँ पे बिल्कुल इस्लामिक नॉलेज है और वहाँ पे जनरल सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ाए जाते, और वहाँ पे बिल्कुल बस दीनी तालीम पे फोकस किया जाता है। और एएमयू, उसका कंपैरिजन उन्होंने एएमयू को उसके कॉन्ट्रास्ट में रखा है, उसके पैरेलल में रखा है, कि एएमयू जिसको एक ऐसी, जिसकी बुनियाद ऐसी थी कि यहाँ पे साइंटिफिक या यहाँ पे दुनियावी तालीम पढ़ाई जाएगी और यहाँ से तरक्की होगी और यहाँ से मुसलमानों को आगे बढ़ाया जाएगा, मुसलमान स्टूडेंट्स को, तो उसका जो बीच का जो गैप है उसको नदवा बनाकर उन्होंने
उसको ब्रिज करना चाहा था कि नदवा में दोनों चीजें रहेंगी, ना तो एएमयू जितना, जैसे उनके अकॉर्डिंग, ना एएमयू जितनी मॉडर्नाइजेशन होगी, और ना ही मदरसों जितनी, जो मदरसों में जो कंजर्वेटिव सोच रहती है, ना ही वो होगी। शायद किसी का कैमरा ऑन है, ठीक है। तो इसमें एक और इन्होंने एग्जाम्पल दिया है जो कि एक अच्छा एग्जाम्पल है। जामियातुल सालिहात जो एक मदरसा है जहाँ पे डॉक्टर नजमुस सहर हैं, जिन्होंने यहाँ से पढ़ा है। डॉक्टर नजमुस सहर जामिया हमदर्द में पढ़ाती हैं, और उन्होंने एक मदरसे से तालीम ली, और फिर कैसे आगे जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। पहले जामिया में पढ़ाया, फिर उसके बाद जामिया इस्लामिया में पढ़ाया, और अब आगे जाकर वो अब जामिया हमदर्द में पढ़ा रही हैं। रामपुर का ये मदरसा है। आगे वो और भी एग्जाम्पल देते हैं, हैदराबाद का देते हैं, हैदराबाद के एक मदरसे का देते हैं, जामिया आयशा निस्वान जो मदरसे का नाम है, कि वहाँ पे कैसे एनआईओएस की तैयारी कराई जाती है। अगर आप थोड़ा भी, अगर आप किसी भी मदरसे के बच्चे से, आपके फैमिली में हो, या अगर आप थोड़ा भी किसी से बात किए होंगे या जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि कितना मुश्किल है मदरसे के स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर 8 स्टैंडर्ड अपनी क्वालिफिकेशन या अपनी एजुकेशन आगे बढ़ाना। तो एनआईओएस के जो एग्जाम्स होते हैं 10th स्टैंडर्ड के और 12th स्टैंडर्ड के, वहां पे ये मदरसों में इसकी तैयारी कराई जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो पूरी क्लास शायद नहीं करती, सिर्फ कुछ बच्चे होते हैं जो आगे जा रहे हैं, जो आगे जाना चाहते हैं। और क्योंकि इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि मदरसों में वही बच्चे पढ़ते हैं जो एजुकेशन, जनरल एक एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो इमाम की भी बात करी गई है, इमामों की या जो उलमा की भी बात करी गई है, जो कि नॉन उलमा है यहाँ के, वो भी अपने बच्चों को जो पढ़ाना पसंद करते हैं, वो दिल्ली के जीसस एंड मेरी स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ का जो मदरसों का एक एनवायरनमेंट है वो इतना सूटेबल नहीं है व्हेन इट कम्स टू दुनियावी तालीम। तो वो इतना सूटेबल नहीं है, इस वजह से वो प्रेफर करते हैं कि ये भी एक जनरल स्कूल में पढ़े। हाँ ठीक है, मदरसों में थोड़ा सा आकर टाइम बिता लें, थोड़ा सा आकर वहाँ पर अपना कुछ वहां से पढ़ाई कर लें, बट मेनली जो सारी पढ़ाई है वो ऐसे अच्छे स्कूल्स में करें। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो वही बच्चे हैं जो इकोनॉमिकली कमजोर हैं, जिनके पेरेंट्स फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, जिनके पेरेंट्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते वो कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ें, वो एक अच्छी फीस दें। बहुत टाइम पे मदरसों को ये बोला जाता है, हमसे ये हम पे ये एक्यूजेशन लगाई जाती है कि जनरल स्कूल में भेजो, या कि अच्छी जगह पढ़ाना चाहिए, मॉडर्न जगहों पे पढ़ाना चाहिए। पर ये जो इसका जो मीन्स है कि आधे लोगों के पास ये मीन्स ही नहीं है, आधे लोगों के पास ये इकोनॉमिक एबिलिटी ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को ऐसे अच्छे स्कूल्स में भेजें। ये कोई, इस फैक्टर को कोई नहीं कंसिडर करता है। और खैर आगे उन्होंने केरला की बात करी है, केरला में कैसे नॉलेज को और इस्लाम को एक ही तरह देखा जाता है, वहाँ पे डिस्टिंक्शन नहीं है जो यहाँ नॉर्थ इंडियन मदरसाओं में है। थोड़ी जनरलाइजेशन है, पर वो ये बोलते हैं कि वहाँ पर जितने भी मदारिस हैं वहाँ की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा अलग है। और आखिर में वो एंड करते हैं कि जो देयर इज़ अ नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन, और ऐसा नहीं है कि अगर मदरसों की हालत ये है तो हम बेहतर नहीं कर सकते, और हमें यहाँ के सिलेबस पे, करिकुलम पे काम करना चाहिए थोड़ा बहुत अपने ही, विदाउट गिविंग पावर टू द स्टेट। तो हमें खुद ही इसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, इससे पहले कि स्टेट में ये आए, स्टेट के अंडर ये आए और स्टेट इसको एज ए टूल यूज करे यहाँ पे रिफॉर्म्स लाने के लिए। ठीक है, इसी के साथ मैं रैप अप करना चाहूंगी। तो अकलीमा, आप हाँ, बोलें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मारिया, बहुत ही डिटेल्ड में काफी कुछ बता दिया।